हाय गाइस, मेरा नाम सलमान है और आज मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर। इससे पहले भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूं नेशनलिज्म के ऊपर, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात जो है वो शॉर्ट कर दी थी, जो कि है नेशनलिज्म वर्ड। इसी वीडियो में मैं नेशनलिज्म वर्ड के बारे में भी बात करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनलिज्म वर्ड नेशन से निकला है, जिसका मतलब होता है कौम। वो कौम जिनके आबाओ अजदाद यानी कि एंसेस्टर्स एक साथ रहते थे, एक ही मज़हब को फॉलो करते थे, एक ही ज़बान बोलते थे और एक ही कल्चर फॉलो करते थे। और दोस्तों, इस बात को प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि नेशनलिज्म हमारी दुनिया के ऊपर एक ऐसा लफ्ज़ आया है जो कि हमारी दुनिया को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है जिसके अंदर 4 ज़बानें कही जाती हैं। नंबर 1 पे जो ज़बान कही जाती है वो 60% पूरे मुल्क में कही जाती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो ज़बान आती है वो 20% कही जाती है। उसके बाद जो नंबर 3 पे ज़बान आती है वो 10% कही जाती है और जो चौथे नंबर पे आती है वो भी 10% कही जाती है। अब इस मुल्क में जो 60% ज़बान कहने वाले लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं या फिर पूरे मुल्क में जो उनके बुनियादी हुकूक हैं या फिर उनकी जो वैल्यूबल लैंग्वेज है, उनको लोग ज़्यादा तरजीह देंगे। उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगे, उनके लिए तरक्की के मौके ज़्यादा होंगे बामुकाबिल 2, 3 एंड 4 के। 4 तो समझ लीजिए आपके ना होने के बराबर होगा। अगर आप एक चीज़ पे गौर करें कि यहाँ पे अगर किसी को कम हुकूक मिलेंगे, किसी भी कौम को, किसी भी ज़बान कहे जाने वाले को, तो वो क्या करेगा? वो बगावत करेगा। जब वो बगावत करेगा तो वो किस बेस के ऊपर कर रहा है कि भाई अगर हम एक ज़बान कह रहे हैं, हम ये ज़बान कहने वाले हैं, अगर हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो हमारे को जॉब्स नहीं मिलती। क्यों भाई? आप जो है नंबर 4 लैंग्वेज कहते हैं, आप जो है आपकी ज़बान दूसरी है। अगर आप नंबर 1 जो लैंग्वेज है, अगर आप वो ज़बान कहते तो हम आपको फौरी जॉब दे देते, क्योंकि क्या होगा, मेजॉरिटी में जो है नंबर 1 लैंग्वेज के जो हैं वो लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे। इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको ज़बान की मिसाल दी है, उसी तरह आप रिलीजन की भी मिसाल ले सकते हैं, उसी तरह आप कल्चर की भी मिसाल ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म बेसिकली है क्या। पूरा गूगल आप सर्च कर लीजिए, पूरी आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, लेकिन ये टॉपिक आपको जो है बहुत मुश्किलों से मिलेगा। इवन दो मैंने भी इस चीज़ को बहुत मुश्किलों से सर्च किया, स्टडी किया और फिर जाके ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर ईमानदारी के साथ आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई में जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में या फिर अपने मुल्क के अंदर, तो आप अपने मुल्क से वफादार हैं। आप अपनी मिसाल के तौर पे आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और आपके डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आती है और आपसे कहा जाता है कि इस पोजीशन के लिए आप जिसको भी इंटरव्यू करेंगे, हम उसी को अपॉइंट करेंगे इस पोजीशन के लिए। और वो कहते हैं कि आप जिसको भी कंफर्म करेंगे, हम उसको इस पोजीशन के लिए अपॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कोशिश ये करेंगे कि इस पोजीशन के ऊपर मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी आनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उसके बाद आप क्या सोचेंगे? उसके बाद आप ये सोचेंगे कि यार अगर मेरा सगा भाई जो पढ़ा लिखा है वो इस पोजीशन के ऊपर आना चाहिए। अगर उससे भी आपका दिल नहीं भरेगा, अगर आपका कोई भाई भी नहीं है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आपके रिश्तेदारों में कोई अगर इस वैल्यूबल जॉब के लायक है तो वो इस पोजीशन पे आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंदर उस इंसान को जो है वो उभार रहे हैं, जो कि आपको मजबूर कर रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में और अपनी कौम के बारे में सोचें। आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि इस पोजीशन के ऊपर उस बंदे को आना चाहिए कि मेरिट के बेस के ऊपर मुझे इंटरव्यू देगा और मैं फिर जाके उसको जो है वो जॉब ऑफर करूं। दोस्तों, ये मिसाल देने का एक ये मकसद था कि आप नेशनलिस्ट की बेसिक्स को जो है वो समझ जाएं कि नेशनलिस्ट इंसान आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, या फिर एक पूरा मुल्क भी हो सकता है।
जो कि अपने आप को डिवाइड कर रहा है, चाहे वो ज़बान की बुनियाद पे कर रहा हो, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे कर रहा हो, चाहे वो कल्चर की बुनियाद पे कर रहा हो, लेकिन हम अपने आप को नेशनलिज्म के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते हैं और एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल के फ्रेमवर्क के अंदर आप टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म को जो है वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। वैसे तो बहुत सारी ढेरों गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे, ढेरों टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म है, लेकिन जो 5 बेसिक टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म है उसको मैं जो है इस वीडियो में डिफाइन करूंगा। मान लीजिए कि एक बंदा है, उसका नाम रख देते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने जो है वो शादी करी और उसके बहुत सारे बच्चे हुए और उन बच्चों में से जो है वो एक बच्चा बागी हो गया और वो जो है उसने एक अलग जो है अपनी फैमिली बनाना शुरू कर दी, यानी कि मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है वो उससे अलग हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अब उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। फिर उसके बाद जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे, जो लोग थोड़े से उनमें भी बागी हुए, वो भी जो उनमें से कुछ लोग जो है वो अलग हो गए और उन्होंने एक सी ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब इस ग्रुप में आप समझिएगा कि नेशनलिज्म की टाइप्स जो है वो किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले सोच लीजिए कि ए, बी और सी, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो आपस में मिल बांट के रहें, एक दूसरे को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट करें। हम तीनों ग्रुप्स के जो हैं बुनियादी हुकूक हैं जो कि हमें जो है एक दूसरे के पूरे करने चाहिए, यानी कि वो जो हैं लिबरल थॉट जो हैं अपनी रखते हैं, वो थोड़ी आज़ाद ख्याल के जो हैं वो लोग हैं। वो चाहते हैं कि कोई मसला नहीं, उनका अगर ए ग्रुप है वो एक अलग मज़हब फॉलो कर रहा है या अलग ज़बान बोल रहा है या अलग कल्चर है उनका, बी ग्रुप का भी अलग है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बुनियादी तौर पे तो हम इंसान हैं। तो हम जो है वो एक अच्छा मैसेज देंगे दूसरों को, तो वो जो है एक सिविक नेशनलिज्म की टाइप से। ठीक है, सिविक नेशनलिज्म। नंबर 2 पे है कल्चरल नेशनलिज्म। अब जो ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। अब देखिए, ए ग्रुप से बी ग्रुप निकला, बी से सी ग्रुप निकला। ठीक है, अब जो ए ग्रुप का बंदा था, मिस्टर ए जो था, वो उसके कोई ना कोई जो है वो ख़ास एक पहचान होगी। मिसाल के तौर पे वो एक टोपी पहनते होंगे रेड कलर की, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब उनमें से जो ग्रुप अलग हुआ, बी ग्रुप वाले भी जो है वो टोपी पहनते हैं, लेकिन वो ब्लू कलर की पहनते हैं। ठीक है, ए वाले रेड कलर की पहनते हैं, बी वाले ब्लू कलर की पहनते हैं। और नंबर सी जो है हमारा, सी ग्रुप वाले जो हैं वो ग्रीन कलर की टोपी पहनते हैं। तो उन सब का अगर देखा जाए जेन्युइनली जो है वो एक ही कल्चर है, सब टोपी पहनते हैं, लेकिन क्या कलर अलग है। एथनिक नेशनलिज्म, यानी कि नस्ल परस्त जो होते हैं, जो एक ख़ास नस्ल को जो है वो वैल्यू दे रहे होते हैं, अपनी नस्ल को जो है वो वैल्यू दे रहे होते हैं, वो उस टाइप के नेशनलिस्ट होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ए, बी, सी ग्रुप हमारे पास है। ए ग्रुप के जो लोग हैं मिसाल के तौर पे उनके घुंघराले बाल हैं। ठीक है, वो पूरे काले होते हैं। ठीक है, नंबर बी पे जो ग्रुप हैं वो जो हैं वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हो गए। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो ख़ास काले लोग हैं और उनके लंबे लंबे बाल हैं, हम नहीं चाहते कि भाई हम अपने ग्रुप के अंदर जो है वो ए ग्रुप या सी ग्रुप के लोगों को जो है हम शामिल होने दें। हम चाहते हैं हमारी एक ख़ास नस्ल है, हमारी एक ख़ास पहचान है, हमारी एक ख़ास पहचान है कि हमारे सिल्की बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं और हम काले होते हैं। अगर हम किसी गोरे को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करेंगे या फिर किसी जो है दूसरे कलर वाले को, तो हम वैल्यू नहीं देंगे, हम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ख़ास जो है अपनी नस्ल को जो है वो वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे है रिलीजियस नेशनलिज्म। रिलीजियस नेशनलिज्म दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव, मैं कह सकता हूँ कि नेशनलिस्ट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव नेशनलिस्ट होते हैं। किसी भी किस्म का जो है वो वर्ड जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। वो एक ही मज़हब को फॉलो करते आ रहे होते हैं अपने आबाओ अजदाद से, यानी कि जो उनके बड़े और बुजुर्ग थे वो शुरू से ही एक ही मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। अब देखिए ग्रुप्स तो अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि उन ग्रुप का जो बाप था, जो मिस्टर ए था, वो एक ही मज़हब, यानी कि अगर वो बुत परस्त था या कुछ भी था, बुद्धिस्ट था या मुस्लिम था या क्रिश्चियन था, जो भी था, वो एक ही मज़हब को मानता था। अब नंबर बी के जो ग्रुप वाले थे वो भी उसी मज़हब को मानते हैं और नंबर सी के जो ग्रुप वाले वो भी उसी मज़हब को मानते हैं। यानी कि
रिलीजन के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो अपने आप को एक रखते हैं मजहबी बुनियाद के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है किस बुनियाद पे जो है वो अलग हुआ हिंदुस्तान से, वो थी मज़हब की बुनियाद। तो मज़हब की बुनियाद और भी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन जो मेन वजह निकली ही वो है मज़हब की बुनियाद। तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो एक कौम है, किस बुनियाद के ऊपर? मज़हब की बुनियाद के ऊपर। नंबर 5 पे है रैशनल नेशनलिज्म। रैशनल नेशनलिज्म भी जो है वो नस्ल परस्त होते हैं, लेकिन इनमें और एथनिक नेशनलिस्ट में फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए जो एथनिक नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे सिल्की बाल हैं और हम काले होते हैं पूरे। हम किसी भी दूसरे बंदे को या किसी भी दूसरी कौम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका बंदा हमारी कौम में आए और वो शादी करे और अपने बच्चे पैदा करे। हम ये हरगिज़ नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेशियल नेशनलिस्ट ये होते हैं जो कि मिसाल के तौर पर नंबर ए ग्रुप वाले जो लोग थे वो कहते हैं कि भाई हम रेशियल नेशनलिस्ट नहीं हैं। हम जो है वो कहते हैं कि अगर सी वाले ग्रुप वाले हमारी बेटियों से शादी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर बी ग्रुप वाले हमारी बेटियों से या किसी से भी शादी करना चाहें वो कर सकते हैं। हम जो है, लेकिन जो हमारी ए नस्ल जो है वो ए ग्रुप जो है हमारा, वो सरनेम इनको लगाना पड़ेगा आगे। फाइनली बात करूंगा कि नेशनलिस्ट जो हैं वो आप में भी मौजूद हैं और मुझ में भी मौजूद हैं। बस हमारे को जो है अपने आप को बचाना चाहिए इन चीज़ों से जो कि हमें एक दूसरे से आपस में से जो है वो जुदा करे, चाहे वो ज़बान की बुनियाद हो, कल्चर की बुनियाद हो, मज़हब की बुनियाद हो, कोई सी भी बुनियाद हो। बस आप अपने आप को बचाएं और कोशिश करें कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो पढ़ा लिखा माहौल आए, क्योंकि पढ़े लिखे माहौल से ही जो है हमारा मुआशरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और एक दूसरे को अपनाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपके दिल में उतर गई होगी और ये वीडियो आपको बहुत समझ आई होगी। दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर भी क्या इस तरह की, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, कि इस तरह की सोच आती हैं कि यार हमें भी जो है अपने ख़ास नस्ल को वैल्यू देनी चाहिए। अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को एक दूसरे के दिलों में से निकालें। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड में शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।